नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, जीत की तैयारी के क्रम में आज हमारे साथ हैं रेयांशी राज। ये हमारी स्टूडेंट रही हैं, बड़े ही मन लगा के इन्होंने पढ़ाई की है और उसका परिणाम सबके सामने है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीजी एग्जाम में इकोनॉमिक्स के इनको 5 गोल्ड मेडल मिले और साथ ही साथ इस वर्ष के नेट जीआरएफ एग्जाम में इन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मैंने सोचा कि आपसे इनको मिलवाते हैं और पूछते हैं इनकी सफलता की यात्रा और किस तरीके से ये लड़कियों को इंस्पायर कर सकती हैं, लड़कों को इंस्पायर कर सकती हैं, ताकि वो भी पीजी पास करते ही जीआरएफ क्वालिफाई करें और आत्मनिर्भर बन सके। 40,000 आप जरा सोचिए स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलेगा तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो आइए रेयांशी राज से हम लोग करते हैं बात। रेयांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिग्विजय इकोनॉमिका में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी और दिग्विजय इकोनॉमिका प्लेटफॉर्म को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर कर सकूँ कि किस तरह से मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक किया। सो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वेलकम। सबसे पहले हम रेयांशी से पूछेंगे कि इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, इन्होंने किस तरीके से एकेडमिक शुरू किया और क्या क्या इन्होंने एकेडमिक में क्या क्या इन्होंने सब्जेक्ट लिए थे और किस तरीके से इन्होंने फिर इकोनॉमिक्स को चयन किया। सर, सबसे पहले तो मेरा हाई स्कूल और मेरा इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है वो मैंने लखनऊ से ही की। पानियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज से मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग वहीं से की है। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस से मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो थे सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से कंप्लीट किया। तो आपको जीआरएफ जो है करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और क्यों आप चाहती हैं कि आप जीआरएफ, क्या बेनिफिट आपको लगता है, जीआरएफ क्यों करना चाहिए स्टूडेंट को, क्या उससे बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनिशियली मेरा कोई भी मोटिव नहीं था, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैंने इस तरफ कभी नहीं सोचा था कि मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दूंगी और उसमें इतने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी करूंगी और जेआरएफ निकलेगा। तो उसके लिए मैं पूरा जो श्रेय है वो सर को ही देना चाहूँगी, बिकॉज सर ने ही सबसे पहले मोटिवेट किया और इस बारे में एक तरह से हमें नॉलेज दी कि आप इस फील्ड में भी आगे बढ़िए जाइए। तो आई थिंक जो मोटिवेशन था वो तो सर ही थे और जो गाइडेंस थी वो हमें पीजी से ही मिलने लगी थी सर से। सर की भी वीडियोज़ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और जैसे जैसे धीरे धीरे आप उस एग्ज़ाम को समझने लग जाते हैं यूजीसी नेट को, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन भी उसी वे में बढ़ने लग जाती है। तो मेरे लिए तो आई थिंक सर ही थे जिन्होंने मुझे गाइड किया है टू गो फॉरवर्ड। हम हमेशा सुनते हैं लड़कियों के सामने जो आती है जी, हर जगह बात की जाती है कि उनकी वीमेन एम्पावरमेंट की, आत्मनिर्भरता की, और मुझे जहाँ तक लगता है रेयांशी, मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि अगर लड़कियों को आप वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, तो सबसे बेहतर है कि वो पीजी पास आउट करके जेआरएफ क्वालिफाई करें। जी और अगर वो आर्थिक रूप से निर्भर है तो वो निश्चित रूप से वीमेन एम्पावरमेंट का जो पहला स्टेप है वो आर्थिक आत्मनिर्भरता है। तो आप जरा सोचो कि अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हो और 2-3 मंथ में जब आप अपना रिसर्च शुरू करोगे और आपको 40,000 का पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलेगा, तो इससे बेहतर आपके लिए इंस्पिरेशन क्या हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं लाइफ में कि आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं या किसी बड़े टारगेट को भी लेकर आप चल रहे हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर एक गिफ्ट क्या हो सकता है, अपने आप को दिया हुआ गिफ्ट, ये आपने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, बेसिकली लड़कियों को बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि वो लोग इस एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो सेल्फ जो है वो सेल्फ रिलायंट हो सके इस पे। तो इस पे क्या आपका विचार? जी सर, मैं मानती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको ज़रूर इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए, ताकि आप अपने फैसले खुद ले सकें। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक यूजीसी का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे क्लियर कर सके और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आपको मिलेगी, आई थिंक उसके आगे तो कोई और भी चीज़ है ही नहीं ऐसी। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है वीमेन एम्पावरमेंट में जो मुझे लगता है ऑब्स्टिकल है वो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल है। क्यों? आप जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर किसी भी वीमेंस को अगर अच्छी खासी इनकम हो रही है तो सबसे पहला आप उसे मान लीजिए कि स्टेप है ये आपकी वीमेन एम्पावरमेंट की, वो आर्थिक निर्भरता है।
तो देखिए रियांसी ने इकोनॉमिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट जिसे टफ माना जाता है उसमें इन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर में सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी, इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की जिससे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट जिसको माना जाता है उसमें इन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया। तो क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई थी रियांसी और किस तरीके से कौन से आपके अटेम्प्ट थे जिसमें आपने इसको क्वालिफाई किया, ये अपने व्यूअर से हमारे व्यूअर से आप शेयर करिए कि क्या आपकी सबसे सूटेबल इसके लिए स्ट्रेटजी थी। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मुझे लगता है कि जो एक बेसिक स्टेप है वो है उसके सिलेबस को जानना। अगर आप यही नहीं जानते हैं कि आपको पढ़ना क्या है तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और इकोनॉमिक्स जैसा इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप खो जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। सबसे पहला स्टेप, सबसे ज़रूरी स्टेप है अपने सिलेबस को जानना, और दूसरा स्टेप है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको एक बार गो थ्रू करना ज़रूर है, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस वे में पुटअप किए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप पीजी का एग्ज़ाम देते हैं और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत ही डिफरेंस है। जब हम पीजी की बात करते हैं वो सब्जेक्टिव आता है, और जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है। आपकी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। तो मेरे लिए भी ये काफ़ी चेंज करना पड़ा था मुझे भी अपनी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि सब्जेक्टिव को उठा के आप ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो पहला जो पॉइंट मैं बोलूँगी, आप अपने सिलेबस को प्रिंट आउट ले लो आप, और उसे अपने साथ ही रखो जब भी आप स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए, मिनिमम आई वुड से कि 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तो आप रखो ही रखो। और उसके बाद आप बुक्स रेफ़र करो। बुक्स बहुत ज़्यादा रेफ़र नहीं करनी है। एक बुक को आप 10 बार पढ़ लो वो बहुत बेटर है, लेकिन 10 बुक्स को एक बार बिल्कुल भी मत पढ़ो। तो ये 3 चीज़ें तो आपको करनी हैं। उसके बाद अपने सिलेबस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए आपको अपने बुक से वो चैप्टर्स पढ़ने हैं, अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। जहाँ पे नोट्स की ज़रूरत आपको नहीं लगती आप बुक में भी मार्किंग कर सकते हैं। और इस फेज़ को कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा फेज़ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन करना, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे। तो दूसरा स्टेप होना चाहिए रिवीजन का। और जो तीसरा स्टेप मैं अपनी स्ट्रैटेजी में मानती हूँ वो क्रिस्प नोट्स बनाने का, क्योंकि जब हम बुक्स से नोट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े बल्की हो जाते हैं। जैसे मेरे केस में है, मैं थोड़े से बल्की नोट शायद बना जाती हूँ, मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेती हूँ, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम पे आपको बैकफायर कर सकता है क्योंकि आप इतना ज़्यादा रिवाइज ही नहीं कर सकते। तो जो तीसरा फेज़ होना चाहिए, मतलब रिवीजन यहाँ पे मेरा 2 टाइम हो गया। तो थर्ड फेज़ में मैंने क्या किया, जो मेरे रिवीजन करके जो मैंने नोट्स बनाए थे अब उनको मैंने क्रिस्प नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 2-3 पेजेस में आप एक टॉपिक को समराइज़ कर लो, और एग्ज़ाम टाइम तक आप जितनी बार उसको रिवीजन कर सकते हो उतना ही बेनिफिट है। और इसमें अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो कुछ और, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एनटीए आपको मॉक टेस्ट का भी एक प्लेटफॉर्म देता है, तो आप उसमें जाइए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो आप एक यूज्ड टू हो जाएंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में बैठना है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमें लग रहा है हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इतना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो एक क्वेश्चन में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप बाकी क्वेश्चंस को छूट जाएंगे, और आप फिर थोड़ा सा पैनिक भी हो जाएंगे कि कैसे अब कवर अप करें। तो वो एक हैबिट भी डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि आपको आई थिंक यूजीसी नेट खुद ही प्रोवाइड करता है। एनटीए की वेबसाइट पे आप मॉक्स दे सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो अप करे और ये मेरे लिए वर्क करे, और आप लोगों को जो मेरा क्लियर हो गया बताया है, बहुत ही शानदार जो है इन्होंने अपनी बात रखी, स्ट्रेटजी रखी। देखिए सबसे पहला जो इन्होंने बताया, जो समझने वाली बात है कि सबसे पहले अपने हम सिलेबस को अच्छे से जानें। यूजीसी जो सिलेबस प्रोवाइड करता है, एनटीए के द्वारा जो आपको सिलेबस प्रोवाइड है उसको आप बहुत अच्छे से जानिए और उसके ऊपर आप वर्क करिए, उसके ऊपर अपने नोट्स बनाइए। और इन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही है कि किसी भी ऑथेंटिक बुक को आप 10 बार पढ़िए, 10 बुक को एक बार पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ऑथेंटिक बुक उठाइए, छोटे किताबें या फिर जो है की टाइप की जो आती हैं बुक्स, उसको आप बिल्कुल मत पढ़िए। ऑथेंटिक बुक को 10 बार पढ़िए। और जहाँ तक आप जब पीजी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, तो आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो होता है कि हमको लिखना है, रिटन एग्जाम है, सब्जेक्टिव मोड्स में आप लिखते हो।
लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन की बड़ी विशेषता है कि नॉलेज आपके पास कितना भी हो, बट आप एमसीक्यू तब तक नहीं सही कर पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आप भी ये अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा और क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके आप एमसीक्यू को नहीं सॉल्व कर सकते हो। पढ़ाई कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ताकि क्वेश्चंस देख के ही आपको आंसर समझ में आने लगे। तो बहुत हद तक एक स्ट्रेटजी है जो आपको लर्निंग बाय डूइंग मॉडल से सीखना पड़ेगा। जैसा कि रियांशी ने बताया कि अपने नोट्स बनाइए, दूसरे नोट्स के सहारे मत बैठिए कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नोट्स बना के देगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, खुद का नोट्स बनाइए, माइक्रो नोट्स बनाइए। इन्होंने कहा बाद में कहा कि समरी बना लीजिए माइक्रो नोट्स की, ताकि एग्जाम में आप उसे आसानी से रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों, अगर ये सब चीज़ों को आप करिएगा और पूरे तन्मयता के साथ 10 महीने का समय दीजिएगा और पीजी में अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा, यूजीसी के सिलेबस को ध्यान में रखिएगा, तो ये एग्जाम उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप समझते हैं। एक बार की मेहनत है, एक साल की मेहनत है, और आपको एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर जीवन आपको प्रदान कर सकता है और आप बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हैं। तो रियांशी ने जैसा बताया कि इनकी ये स्ट्रेटजी क्या रही है। देखिए, जो दूसरा प्रश्न है हमारा वो ये है कि अगर आप इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं नेट और जेआरएफ की, और आप चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, मैं कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हो जाऊं, तो यूजीसी या एनटीए के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है उसको आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। और जेआरएफ जब आप क्वालिफाई करते हो तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो देखिए, मैं दूसरा प्रश्न से ये पूछने वाला हूँ कि आपने किन किन किताबों का सहारा लिया। जिस ऑथेंटिक बुक की आप बात कर रहे हैं कि ऑथेंटिक बुक को 10 बार पढ़े, तो वो कौन सी ऑथेंटिक बुक है जिसको आपने 10 बार पढ़ी है और जिससे आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे? आइए जरा उस पर बात कर लीजिए हमारे व्यूअर्स से। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक लिस्ट लिखी हुई है। बुक लिस्ट इन्होंने बनाया है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो के लिए एच.एल. आहूजा और कोट्सियानिस मैंने रेफर करी थी, और स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए भी मैंने कोट्सियानिस पढ़ी थी। मैंने पर्सनली कोट्सियानिस पढ़ी थी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप गुजराती भी रेफ़र कर सकते हैं। गुजराती भी काफ़ी अच्छी बुक है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए मेहता एंड मदनानी की एक बुक आती है, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो वो मैंने रेफ़र करी थी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए एम.एल. जिंगन की बुक और साल्वाटोर की बुक भी काफ़ी अच्छी है। साल्वाटोर के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी लिखा है इन्होंने, बट काफ़ी अच्छा लिखा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर इस बुक को देखिएगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए बी.पी. त्यागी और एच.पी. सिंह की एक बुक आती है पब्लिक इकोनॉमिक्स नाम से, उसे मैंने रेफ़र किया था। मनी एंड बैंकिंग के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं रेफ़र की थी, बट जैसे आप एच.एल. आहूजा में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे मनी एंड बैंकिंग में, जैसे मनी सप्लाई, मनी डिमांड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी इंटरनेट सोर्सेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सर का प्लेटफॉर्म है, उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें, तो आप इंटरनेट सोर्सेस इसमें रेफ़र कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैंने एच.एल. आहूजा और एम.एल. जिंगन इन 2 बुक्स को रेफ़र किया था। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए जिंगन एंड शर्मा, या अगर आप कोई बुक रेफ़र नहीं करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट सोर्सेस से भी इस टॉपिक को क्लियर अप कर सकते हैं। हालांकि इतना आपको आई थिंक बुक से नहीं मिलेगा, आपको इंटरनेट सोर्सेस पे ही जाना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए जैसे प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इशू, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट सोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी पढ़िए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आप उन्हीं कीवर्ड्स को लेंगे और उसके बारे में सर्च करेंगे तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी आपका कवरअप हो जाएगा। बाकी कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे बजट आता है, बजट को भी आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, तो बजट भी आप देखिए, इकोनॉमिक सर्वे देखिए, सीपीआई डब्ल्यूपीआई के भी इश्यूज आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री की साइट पे आप जाके एक बार देख लीजिए, समरी देख लीजिए, क्योंकि यूजीसी कभी कभी इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कि इस बार का सीपीआई कितना रहा, किसी स्पेसिफिक ईयर को रेफरेंस बना सकता है। तो करंट के इकोनॉमिक सर्वे और बजट जब सेशन आता है तो उसमें आप लोग अगर आप साइट पे चले जाइए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो आपको बहुत आसानी से उसे आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो आपने देखा कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, जैसा कि र्यूमर्स फैला दिया जाता है कि एक एक जो विषय के एक एक
पेपर के 10-10 बुक पढ़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इन्होंने सिंपल सी बुक बताई माइक्रो और माइक्रो के लिए, क्योंकि इनका मीडियम इंग्लिश रहा है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये हिंदी मीडियम की किसी बुक की बात यहाँ नहीं कर रही हैं, इनका मीडियम इंग्लिश रहा है। तो इन्होंने माइक्रो और माइक्रो के लिए एच.एल. आहूजा और कुछ सियानिस की बात की, जो आप लोग वेल नोन होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के लिए इन्होंने कुछ सियानिस की बात की है और दामोदर गुजराती की बात की है। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए मेहता बंदानी, फेवरेट बुक आप लोग जानते ही होंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एम.एल. जिंगन और सल्वाटोर की इन्होंने बात की है। और पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए बी.पी. त्यागी और एच.पी. सिंह की बात हुई है। मनी बैंकिंग के लिए एच.एल. आहूजा सर, इंटरनेट के सोर्सेज है, वीडियोज हैं हमारे, आप देख सकते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए एच.एल. आहूजा, एम.एल. जिंगन है। और इन्वायरमेंटल के लिए भी इन्होंने बताया कि जिंगन और शर्मा की बुक है और इंडियन इकोनॉमी की नेट सोर्सेज है। और प्लस जो है करेंट आप जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ आप पढ़ सकते हो। अब मैं इनसे ये पूछने वाला हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती है आपकी फर्स्ट पेपर की, क्योंकि वो बहुत डिसाइडिंग है आपकी जीआरएफ में, और फर्स्ट पेपर से बच्चे काफ़ी जो है डरते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे की है? सर फर्स्ट पेपर से मैं भी डरती थी कि फर्स्ट पेपर में कैसे मैं प्रिपरेशन करूं, क्योंकि कोई सेट बुक तो ऐसी है नहीं। जी। तो फर्स्ट पेपर के लिए पहले मैंने एक बुक रेफ़र करी थी अरिहंत की, जिसमें पूरा कंपाइलेशन होता है। तो एक बार मैंने उसको गो थ्रू किया, उसके बाद जब एक डाउट आने लगा कैसे प्रिपेयर करें, तो फिर वही सेम स्ट्रैटेजी जो इसमें लगाई थी मैंने, सिलेबस उठाया और उसके जो एक एक टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको खुद ही इंटरनेट पे भी एक बार अगर आप सर्च करें, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर सर्च करें, तो उससे आप सेल्फ नोट्स बनाइए। और जैसे ही आपके सेल्फ नोट्स बनते हैं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि ठीक है हमें क्या पढ़ना है और या क्या मिस आउट हो गया जो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया। तो स्ट्रैटेजी मेरी वहाँ पे भी सेम ही रही और उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए और एक एक टॉपिक को समझिए, उसके नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट हैं, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके नोट्स सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और जो जो मिस आउट पॉइंट्स हैं वो भी आप उसमें इंक्लूड करते जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके नोट्स में इंक्लूड हो जाएंगे और फिर वही सेम स्ट्रैटेजी आप वही क्रिस्प नोट बनाइए अपने और उसे रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। और देखिए इनका गुड टू गो, बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेटजी है इनका कि अपने सिलेबस को जानिए सबसे पहली चीज़, और उस सिलेबस से प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसको बहुत अच्छे से बात करिए। और जब आपको पता लग जाए तो इस समय इंटरनेट की सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लोग सॉल्व भी कराते हैं यूट्यूब पे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और कई तरह की मैगजीन भी मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है और अपना खुद का नोट्स बनाना है। देखो ये दिक्कत क्या आती है, जब मैं देखता हूँ एस्पिरेंट प्रिपरेशन करने के लिए जाता है तो सोचता है कि मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का नोट्स उठा लूँ। देखो बेटा कभी काम नहीं आता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का नोट्स वो होता है जिसे आप सेल्फ डेवलप करते हैं। जब आप नोट्स बनाते हो तो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी है, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, और वो चीज़ें जब एग्जाम में आती हैं तो आप गलत नहीं करते हो, क्योंकि देखो जो आपकी मेमोरी है ना, सबसे स्ट्रांग मेमोरी वही होती है जो आप किसी से बात करके सीखते हैं, मतलब टीचर्स आपको क्लास में सिखाता है, या फिर आप जो है देखते हो, या फिर आप उसको क्या करते हो नोट्स बनाते हो। लेकिन आप लोग ये दोनों काम नहीं करते हो, आप लोग सबसे ज़्यादा पढ़ने पे काम करते हो, वो आपकी जो है तीसरी कैटेगरी की मेमोरी है। तो आप लोग बहुत हद तक नोट्स बनाइए, लिखिए, लिखने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डिफरेंट जितने भी टॉपिक्स दिए गए उसके नोट्स बनाइए और माइक्रो नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सर मैं एक थोड़ा एडअप भी करना चाहूँगी इसमें, जैसे सर ने कहा कि हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नोट्स लेके उससे पढ़ते हैं, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, बट मेरा भी एक ये पर्सनल मानना है कि जब आप नोट्स खुद बनाते हैं तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं तो आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं आप वो याद रखते हैं। तो ये मेरे साथ भी होता था कि जो जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो मुझे अभी याद थी। तो ये आप खुद ही करिए, आप खुद ही अपने नोट्स बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे रादर देन रेफरिंग टू समबडी एल्स नोट्स, जो कि कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अब आपसे ये पूछने वाला हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने में? मेरा पर्सनल मानना है कि आप बिना पैसा देते हैं जी इंस्टीट्यूट में और तैयारी कराते हैं लोग, आपका क्या इसमें मानना है? सो मेरा पर्सनल मानना है कि आपको स्पेसिफिकली किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने कैपेबल हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं।
अब यहाँ पे डिफ़र करता है कि हो सकता हो किसी भी इंडिविजुअल को कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये टाइप पे डिपेंड करता है। अब आपको यहाँ पे अपना टाइप पहचानना होगा कि क्या आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जी, उतना कि आपको मोटिवेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, रोज 8 घंटे की टाइम दे पाते हो नहीं दे पाते हो, ये जो है ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको बता देगा कि आपको इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है कि आपको खुद की ही ज़रूरत है, सिर्फ आप खुद इनफ हो प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करी थी यूजीसी नेट के लिए, तो मेरी पूरी की पूरी सेल्फ प्रिपरेशन रही। ये जो बुक्स मैंने बताई इन पे मेरी पूरी प्रिपरेशन बेस्ड रही। सर का गाइडेंस था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, सर का यूट्यूब चैनल है, तो ये सारी चीज़ें जब कंपाइल हो के मिली मुझे, तो मेरी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी रही और एक डेफिनेट डायरेक्शन में गई, और जिसकी वजह से मुझे एट द एंड सक्सेस मिली। नहीं, बिल्कुल आप सफल हुई, और आपके सफलता में ही हम लोगों की सफलता है। आप हमारे गाइडेंस में रही हैं, यद्यपि मैं कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो पढ़ाया नहीं, तो ये गाइडेंस में रही और टच में रही। इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की और अंततः जो इनका लक्ष्य था उन्होंने अचीव किया, और इनकी अभी उड़ान जो है शुरू हुई है, और ये आने वाले समय में आप और इनकी वीडियो देखेंगे जो बहुत ही अच्छी जब पोस्ट पे जाएंगे, उस दिन का हमको इंतज़ार रहेगा। लेकिन अंत में हम इनसे ज़रूर ये कहना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि अंत में क्या कहना चाहती हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, और स्पेशली जो ऐसी लड़कियां हैं जो रिमोट एरिया से हैं और वो चाहती हैं कुछ करें, और वो सिर्फ जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात सुनती हैं तो सिर्फ सुनती हैं, डिबेट सुनती हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों नहीं रहा है, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो वो चेंज कैसे लाएं, उनके लिए आप कुछ जरूर बोलिए कि वो इंस्पायर्ड हो सकें, मोटिवेट कर सकें, और आप ही की तरह से वो भी सफल हो सके, और एक दिन हमारे चैनल पे उनका भी वीडियो ऐसे ही चले जैसे आपका वीडियो हम बना रहे हैं। सर, मैं उन सभी लड़कियों से यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ ये होती है अपने आप पे भरोसा रखना। तो लोग सबसे बड़ी गलती यही पे करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप पहले ही अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो। तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप पहले ही डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट यही है कि पहले तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए कि आप कुछ भी करेंगे, आप अच्छा करेंगे, आप अचीव कर सकते हैं। फेलियर्स सबके लाइफ में आते हैं, हो सकता हो फर्स्ट टाइम आप क्रैक नहीं कर पाए, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको पता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या रही, आप रादर देन ये सोचो कि मेरा नहीं निकला फर्स्ट अटेम्प्ट में, इससे अच्छा है कि आप ये देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से आपका नहीं निकला। तो मेरे हिसाब से एक जो बिलीव है आपको अपने अंदर रखना होगा कि आप ये निकाल सकते हो। अगर ये बिलीव नहीं है आपके अंदर तो फिर चीज़ें और टफ हो जाएंगी, भले ही वो टफ ना हो इतनी आपके लिए। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और आप भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। देखो, एक सीधी सी बात है, हम लोगों में अनवरत ऊर्जा है, अनवरत संभावना है, और प्रत्येक के अंदर है, लेकिन हम लोग जो है उस असीम संभावनाओं को तलाश नहीं पाते, उस असीम ऊर्जा को पहचान नहीं पाते और कम में लगे रहते हैं। आवश्यकता ये है कि ऊंची उड़ान का सपना तो देखना शुरू करिए, कोशिश तो करना शुरू करिए, क्योंकि बिना कोशिश किए, बिना लगन के, बिना मेहनत के, बिना एक बड़े टारगेट को लिए हुए आप बड़ा नहीं कर सकते हो। तो रियांसी से हम चाहते हैं कि सभी ऐसे युवा युवतियाँ इंस्पायर्ड हो जो कि चाहती हैं अपने लाइफ में कुछ करना, और वो अपने अंदर छुपी हुई संभावनाओं को निखारें, देखें, पहचानें, और एक बड़े लक्ष्य को लेके उस पर अनवरत वैसे ही चलें जिस तरीके से एक छोटी चींटी चलती है और बहुत दूरी तय कर लेती है। तो इम्पोर्टेंट सोचना नहीं है, उस सोचने को कार्य रूप में परिणित करना है। हम यही चाहेंगे कि अपने जीवन में आप लोग रियांसी की तरह हमेशा अच्छा करें और बहुत अच्छा करें। दोस्तों, अपने आप के ऊपर विश्वास करिए और लगातार प्रयास करते रहिए, तब तक प्रयास करिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।